हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीएम। माय नेम इज़ टीना पाटीदार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपलेस रिसोर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे फर्स्ट है द चैप्टर पीपलेस रिसोर्सेज, यानी फर्स्ट है द चैप्टर पीपलेस रिसोर्सेज इज एन एफर्ट एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एक्सेप्ट फॉर द इकोनॉमिक्स रेदर देन अ लाइबिलिटी। तो देखो बच्चों, इसमें एक्सेट का मतलब होता है जो चीज़ पैसे कमा कर दे, यानी जैसे आपकी जॉब हो गई, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आपके दुकान घर अगर आप उसको रेंट पर देते हैं तो वो भी आपको पैसे कमा कर देती हैं। इसी तरह एसेट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आपको पैसे कमा कर दे। इसके साथ ही एबिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ आपको पैसे कमा कर ना दे, यानी मान लो आपने लोन ले रखा है तो लोन एक तरह से आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपको पैसे कमा कर नहीं देता, वो आपको एक टाइम पर वापस चुकाना पड़ता है। इसी तरह पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, यानी पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज अ असेसमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से बोझ नहीं है। सब लोग पॉपुलेशन को बोझ मानते हैं, पर पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से बोझ नहीं है। अगर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, मेडिकल केयर दी जाए, फैक्ट ह्यूमन कैपिटल स्टॉक स्किल एंड प्रोडक्ट, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से पैसे कमा कर दे सकते हैं, जो आगे फ्यूचर में जाके बहुत ही हेल्प करते हैं। यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऐसा उसको सिर्फ बोझ नहीं समझना चाहिए। उनको अगर अच्छी हेल्थ मिलेगी और अगर उनको अच्छी पढ़ाई वगैरह मिलेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो अच्छी स्किल में मतलब अपने नॉलेज का यूज़ करके अच्छी प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में एक बढ़ावा कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों, जैसे पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ द differing in the country in working people in term of their exiting प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसमें देखो बच्चों, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फ़ायदा करे, यानी जो चीज़ पैसे कमा कर दे। जो एक सोर्स होता है पैसे कमाने का वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। तो जो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अगर उनको अच्छी स्किल यानी किसी भी फील्ड में अगर उनकी एबिलिटी होगी, जैसे खेती करना उनको अच्छे से आता होगा, तो वो क्या करेंगे, उसमें अच्छा वर्क करके पैसे कमा कर देंगे, तो उससे सिर्फ उनका ही गुजारा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो ही खाएंगे पिएंगे, वो नेशनल इनकम में भी हेल्प करेंगे। यानी हर इंसान किसी न किसी वे में टैक्स भरता है। टैक्स का मतलब अगर आप एक चिप्स का पाउच पैकेट भी खरीद रहे हैं तो वो भी एक तरह से आप उसमें भी अपना 1 रुपया इतना कुछ टैक्स देते हैं। यानी हर इंसान किसी न किसी वे में टैक्स भरता है। इसी तरह अगला है looking at the population from this productive except emphasis in ability in contribute to the creation for the gross national product। यानी अगर वो टैक्स भरते हैं तो वो जो जीडीपी होती है, जीडीपी यानी देश में कितना पैसा बढ़ रहा है, ऐसे जीडीपी में भी वो हेल्प करते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज द रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जैसे अगर कोई मजदूर भी है, अगर मजदूर भी मजदूरी कर रहा है तो वो भी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है। वो मजदूरी करके पैसे कमा रहा है और खुद का गुजारा भी करता है, और किसी न किसी तरह से टैक्स भर के भी वो देश की जो इनकम है उसको भी बढ़ाता है। एंड इसको पॉपुलेशन को सिर्फ हमें एक बोझ की तरह और एक नेगेटिव साइड की तरह नहीं लेना चाहिए, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। यानी पॉजिटिव वे में जैसे उसको इस साइड से देखना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किसी न किसी तरह से वर्क करेगा, वो बैठे तो रहेंगे नहीं, या वो खेती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो किसी न किसी वे में वो एक तरह से हेल्प ही करेंगे इनकम बढ़ाने के लिए। उसी तरह अपना है अगला है बच्चों, जैसे अगला है दिस इज द पॉजिटिव साइड इन लार्ज पॉपुलेशन दैट ऑफ्टन ओवरलुक व्हेन वी लुक ओनली अ नेगेटिव साइड। मतलब हम उनकी सिर्फ नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन एक्सेस हेल्थ फैसिलिटी। उनको सिर्फ हेल्थ और ये नहीं मिल पाती, इसीलिए वो पिछड़े रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग उनको एजुकेशन नहीं मिलती है तो वो ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं, जिससे वो कुछ भी नहीं कमा पाते और फैमिली पर बोझ बन जाते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more education and the health weaken human capital formatting and the aids of the productive power of the country, just like physical capital
फॉर्मेशन, यानी अगर उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अच्छी हेल्थ मिलेगी, अगर उनकी हेल्थ वगैरह सही रही, वो एजुकेटेड होंगे तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी फील्ड में अच्छे से कमा सकते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अगर हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट का मतलब उनको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो वो आगे चलकर अपनी भी हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे, जैसे वो जो अपनी नेशनल इनकम है, अगर वो कोई जॉब करते हैं, अगर वो कोई खेती भी करते हैं तो वो जैसे गेहूँ कमा कर देंगे तो वो बाजार में बिकेगा, इसी तरह वो इनकम को बढ़ाते हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हाइगर इनकम्स एंड बिकम हाइगर प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर वो अच्छी जॉब करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और खुद भी अच्छी लाइफ जिएंगे, और उनको अगर पैसा उनके पास ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जिससे अपनी नेशनल इनकम भी क्या बढ़ेगी। जैसे इसी तरह इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन India's green revolution is a dramatic example of the how the improve। जैसे बच्चों आप सोचेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जैसे कुछ समय बाद अपने जो खेती करते हैं लोग, जो फार्मिंग करते हैं, वो अच्छे बीजों का यूज़ करने लगे थे, फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करने लगे थे, तो जो अपनी खेती है वो उसकी जो पैदावार है वो बढ़ने लगी थी। यानी अगर पहले 1 क्विंटल मतलब अगर 1 बीघा के 1 क्विंटल निकलता था, तो वो अगर अच्छे बीजों का यूज़ करते थे, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे, तो वो धीरे धीरे 4 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसे बढ़ने लगी। और जैसे मान लो एक चावल है, चावल के एक पौधे से अगर 10 चावल के बीज निकलते थे, तो वो धीरे धीरे 100 200 ऐसे निकलने लगे। इसी तरह जिस साल ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस साल खेती की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, जिसे ही हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ही फायदा हुआ था देश को, और नेशनल इनकम भी बहुत बड़ी थी। उसी तरह अगला है अपना बच्चों, अपन डिस्कस करते हैं नो वन ऑफ द मोर एजुकेशन इन द नॉट ओनली डू द मोर एजुकेशन एंड द हेल्दी पीपल गेन थ्रू हाइगर इनकम सोसाइटी एंड द ऑल्सो अदर इंट्रोक्ट वे टू, मतलब अगर लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो इनडायरेक्टली वे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत ही डिसएडवांटेज होंगे, वो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो बाबा बीमार होंगे, वो खुद भी अच्छा खा पी नहीं पाएंगे और किसी भी वे में अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगला है अपना डायरेक्टली एजुकेशन इज गिवन हेल्थ केयर, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इन द वन वे सुपीरियर ऑफ द रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल मेक यूज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल एट इट्स ओन। मतलब देखो बच्चे, जो खेती है, खेती खुद से नहीं कमा सकती, मतलब अगर खेती में वर्क करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होगी। अगर खेती है, अगर कोई मजदूर नहीं है तो खेती खुद का कुछ भी नहीं कमा पाएगी, वो बस ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसका कुछ भी यूज़ नहीं होगा। अगर पीपल है, मतलब लोग है, तो वो उससे खेती करके अनाज पैदा कर सकते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों का भी पेट भर सकते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। उसी तरह पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन अ एसेट, मतलब पॉपुलेशन जो है बस लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, जो पैसा कमा कर ना दे, वो जो है एक एसेट है। एसेट का मतलब पैसा कमा कर देने वाला। इसी तरह पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द कंट्री, मतलब पॉपुलेशन कंट्री पर बर्डन का मतलब होता है बोझ नहीं है, अपनी इकोनॉमी पर बोझ नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मगर अगर अपन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देंगे, तो वो उसका हमें फल भी अच्छा मिलेगा। अपन को एग्रीकल्चर के लिए वर्कर मिलेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वर्कर यानी कंपनी वगैरह में काम करने के लिए वर्कर मिलेंगे, यूजफुल साइंटिफिक रिसोर्स एंड सो, मतलब इन चीज़ों में बहुत ही साइंटिफिक उनको अगर माइंड होगा उनका, तो वो अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस होगी। इस चीज़ को मैं एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। हम एक स्टोरी के रूप में इसको समझेंगे। इन्होंने एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी है शकल, यानी शकल की एक स्टोरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो अपना फर्स्ट है स्टोरी, देखेंगे हम। स्टोरी है देयर वेर टू फ्रेंड्स विकास एंड शकल, मतलब विकास और शकल दो फ्रेंड्स है। वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। इस गांव का नाम है
सेमपुर, क्या नाम है गांव का? सेमपुर। सकल वाज अ 12-year-old बॉय, सकल कितने साल का है? 12 ईयर का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक यानी वो घर का कामकाज करती है, बाहर कहीं नहीं जाती, उसकी मम्मी जो है वो घर का ही काम करती हैं। हिज फादर बूटा, उसका पापा का नाम क्या है? बूटा, जो क्या करते हैं? फील्ड मतलब खेती में काम करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, मतलब घर का काम करने के लिए सकल अपनी मम्मी की मदद करता है। ही इज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी ध्यान रखता है। हिज अंकल श्याम, हिज अंकल श्याम है पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके अंकल ने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर रखा है। बट वो सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो बस घर पे ही फ्री रहते हैं। बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकल, मतलब बूटा और शीला जो है वो सकल को पढ़ाना चाहती है, वो उसको अच्छा आदमी बनाना चाहती है ताकि वो बड़ा होकर जॉब कर सके। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, मतलब वो अपने सकल को बोलती है कि वो अपने गांव में जो नया स्कूल खुला है उसको जल्दी से ज्वाइन कर ले। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीट हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सकल को भी पढ़ने में इंटरेस्ट था तो वो स्कूल में गया, उसने स्टडी करी और हाई सेकेंडरी स्कूल की एग्जाम उसने पास कर ली। हिज फादर परसुडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, उसके फादर ने उससे बोला है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, उसके पापा ने उसको कंप्यूटर में एक वोकेशनल कोर्स कराया, उसके लिए उन्होंने अच्छी बैंक से लोन भी लिया। ही उसके बाद आता है सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, और सकल जो है वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए इंटरेस्टेड था। विथ ग्रेट वाइगर, विथ ग्रेट विगर एंड इंथुसियाज्म ही कंप्लीट हिज कोर्स, वो अच्छी मेहनत के साथ उसने अपना सारा कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन अ प्राइवेट, उसको अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। ही इवन डिसाइड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक अच्छा नया सॉफ्टवेयर भी बनाया है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फार्म, मतलब उसके जो उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उससे उसकी कंपनी की बहुत ही इनकम बढ़ी है। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्वाइव्स हैज रिवार्डेड हिम विथ प्रमोशन, उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया, यानी उसको एक अपनी जॉब से भी अच्छी जॉब मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया। इसी तरह उसका जो अगली जो स्टोरी आती है, जिसे अपने दो फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ रहे थे अपन, सकल और विकास की, तो ये स्टोरी सकल की थी। अब हम पढ़ेंगे विकास की स्टोरी, यानी विकास कैसे रहता है, उसकी फैमिली कैसी है, हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास वॉज एन 11-year-old बॉय, यानी विकास जो है 11 साल का एक बॉय है, 11 साल का लड़का है। जो समन था वो 12 साल का था, विकास जो है वो 11 साल का है। रिसीडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, वो उसी विलेज में रहता है जहाँ पर सकल रहता है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, उसके पापा क्या थे? फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर, उसके पापा की डेथ हो गई थी जब वो बस 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी, उसकी मम्मी फिर फिश बेचने लगी, यानी पैसे कमाने के लिए उसकी मम्मी क्या करने लगी? फिश बेचने लगी। शी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पाउंड एंड सोल्ड इन द नियरली मंडी, यानी उसकी मम्मी जो है वो लैंड ओनर, यानी जिसका तालाब रहता है, जो जिसकी ज़मीन के ऊपर वो तालाब रहता है, उसकी तालाब में वो फिश निकाल के बेचने लगी, फिश निकाल के बेचने लगी, जिस और वो उसको फिश निकाल के उसके पास की जो मंडी है उसमें बेचने लगी। शी कुड अर्न ओनली Rs 150 अ डे बाय सेलिंग फिश, वो एक दिन में बस 150 रुपये कमाती थी फिश बेच के, जिससे उनके घर का अच्छे से गुजारा नहीं होता था। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम अ डॉक्टर, यानी उसकी मम्मी जो है विकास धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगा था और वो उसकी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। हिट कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वो स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पापा भी नहीं थे जिससे वो उसको कमा कर उसका ट्रीटमेंट करा सके, उसको पढ़ाई करा सके। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और विकास जो है वो भी स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो उसकी मम्मी की कुकिंग के लिए हेल्प करता था और उसके छोटे भाई मोहन को भी संभालता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर टेल सिक एंड देयर
वॉज अ वन टू आफ्टर हर, मतलब उसकी मम्मी भी थोड़े दिनों बाद बीमार होने लगी और उसकी माँ की भी डेथ हो गई। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, उनकी सपोर्ट के लिए उनकी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा था। विकास वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, विकास भी उसी गांव में उसकी जो उसकी माँ जॉब करती थी, मतलब उसकी मम्मी जैसे फिश निकाल के पैसे कमाती थी वैसे वो भी फिश बेचने लगा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज इनकम, मतलब उसकी मम्मी की तरह ही उतने ही पैसे कमाता था जितने उसकी मम्मी कमाती थी, बस उनसे उनका गुजारा हो जाता था, इसके अलावा वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। इसी तरह हमने दो स्टोरी पढ़ी थी। इन टू केस स्टडीज वो सा सकल वेंट टू स्कूल एंड विकास डिड नॉट गो, हमने इन दोनों केसेस में देखा है कि सकल जो है वो स्कूल जा पाता है बट जो विकास है वो स्कूल नहीं जा पाता है। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सकल जो है वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, क्योंकि उसके पापा भी वैसे कमाते थे जिससे वो उनका इसका ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते थे और उसको खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती थी जिससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। उसके अलावा हम देखते हैं विकास जो है, विकास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, मतलब विकास जो है बीमार रहता था। ही लैक्ड द मीन्स ऑफ विजिट टू डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते थे। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकल ने अच्छी पढ़ाई करके प्रोग्रामिंग में डिग्री कमा ली थी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विकास कंटिन्यू विथ हिज सेम वर्क इन द मदर, ही अर्न अ मच इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। सकल जो है वो अच्छी कंपनी में जॉब करता था जिससे उसकी इनकम भी अच्छी थी, बट जो विकास था उसकी कोई जॉब नहीं थी, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ की तरह ही फीस बेचकर पैसे कमाने लगा। उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, वो डॉक्टर के पास ही जाता था और उसका कोई सपोर्ट भी नहीं था, फैमिली की तरफ से उसका कोई सपोर्ट नहीं था। और आता है अगला, इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर ऑफ द एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस एनहेंस्ड इज टोटल प्रोडक्टिविटी, मतलब छोटी उम्र में ही इसको काम करना पड़ा था, उसके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक्स दिस इन द टर्न पे, यानी उसको वो सिर्फ फिश कमा के अपना ही गुजारा कर सकता था, नेशनल इनकम में वो कोई हेल्प नहीं कर सकता था। इसी तरह जैसे अगला है अपना, अगला आता है इंडिविजुअली थ्रो सैलरी और सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई जॉब नहीं कर सकता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी जॉब नहीं कर सकता था। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी देयर नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसको अपनी लाइफ में कोई भी हेल्प नहीं मिली थी, इसलिए वो और कुछ भी नहीं कर पाता था। ही स्पेंड his life selling fish like his mother, वो अपनी माँ की तरह ही फिश बेच के पैसे कमाता था। ही ड्रो द सेम सैलरी अनलाइक लेबर ऑन हिज मदर, अपनी माँ की तरह इसको भी पैसे मिलते थे। अगला आता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हेल्थ rates of return in future, this investment on people in the same investment in the land and capital, यानी अगर हम लोगों के ऊपर पैसे लगाते हैं, उनको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देते हैं तो वो हमें फ्यूचर में कमाई करके नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई खेती में वर्क कर रहे हैं तो भी वो पैसे कमा कर देंगे। अगला आता है अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, इसलिए हमें बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। कैन यील्ड अ हाइगर रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हाइगर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो फ्यूचर में हमें बहुत ही अच्छा यील्ड का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो हमें रिप्लाई में देंगे, फ्यूचर में रिटर्न करेंगे, अच्छी इनकम देंगे, अच्छी सोसाइटी मिलेगी हमें। एजुकेशन पेरेंट्स एंड फाउंड द इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, जो एजुकेशन पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ही ध्यान देते हैं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छी जॉब कर पाएँ। दिस बिकम्स दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ देमसेल्फ, उन लोगों को एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है। अगला टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, यानी
इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है, एक मैन और वुमेन की, एक लेडीज़ की और एक जेंट्स की इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। लाइक विकास एंड सकल पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। विकास और सकल दोनों जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, हमने देखा है। विसा विसा का मतलब हमने देखा विलास सोल्ड फिश एंड सकल गोट ए जॉब इन द फर्म। विकास जो है विकास से फिश बेचता है और सकल जो है वो फार्म में खेती करता है। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इन द 3 मेन सेक्टर। मतलब जो ये एक्टिविटीज है वो 3 सेक्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो अपना सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर, क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेकेंड। ये अपने 3 सेक्टर होते हैं, 3 अलग अलग सेक्टर होते हैं जिनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें से फर्स्ट जो सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। इसके अंदर देखो बच्चे क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, पाउंड्री। मतलब जो भी नेचुरल जो वर्क होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। जो भी फिशिंग होती है या फार्मिंग होती है, खेती वगैरह होती है, सब काय में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो हमें प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें मिलती है उससे हम कमाकर जो बेच के इनकम लेते हैं, मतलब जो पैसे कमाते हैं, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। मान लो जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या था, लैंड थी यानी जमीन थी, तो जमीन से हम अनाज उगाते हैं। यानी अगर हम गेहूं उगा रहे हैं, उस गेहूं को हम बेच के जो इनकम कमा रहे हैं वो क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर। मतलब गेहूं उसको बेचकर पैसे कमाना किस चीज़ में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके अलावा अगला जो है अपना टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर बच्चों आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी काय में आती है, टर्शरी सेक्टर में आती है। जैसे कोई जॉब करता है, बैंक वगैरह है, और एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती है। क्योंकि ये सारी चीज़ों से भी हमें पैसा मिलता है, बट वो इनडायरेक्टली जैसे बैंक वगैरह से पैसा मिल रहा है, कोई कोचिंग वगैरह खोल के बेटा उससे पैसा मिलता है, तो सारी किस्में आती है टर्शरी में आती हैं। द एक्टिविटीज इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज होती हैं। गुड्स का मतलब कुछ सामान बनाए जाते हैं और कुछ सर्विसेज मिलती हैं। दिस एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम को बढ़ाती है, इससे अपनी नेशनल इनकम बनती है। यानी अगर इनको हम बेचेंगे, अगर अपन अनाज कमा रहे हैं, गेहूँ चावल कुछ भी खेत में बो रहे हैं, वो हमें मिल रहा है, तो उनको बेच के भी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है। हम जॉब कर रहे हैं और अगर कोई जॉब पर्सन है, अगर वो सामान खरीदता है, तो सारे इंसान अगर सामान खरीदते हैं कुछ ना कुछ, तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, उस टैक्स से अपनी नेशनल इनकम बढ़ती हैं। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इन तीनों एक्टिविटी से मिलकर जो एक्टिविटी बनती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 2 पार्ट में होती है, एक होती है मार्केट एक्टिविटी और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व, यानी मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, यानी जिसमें हम पैसा हमें मिल सकता है। जैसे फर्स्ट है अपना रिमोनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पे ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मिलता है उससे, कोई सैलरी मिलती है, वो सारी किस में आती है, मार्केट एक्टिविटीज में आती है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। इसके अंदर सारे गुड्स यानी जो सामान बना के बेचते हैं वो और गवर्नमेंट सर्विस आती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन टू फॉर सेल्फ कंज्यूम्शन दिस कैन बी, यानी नॉन एक्टिविटी जो होती है, ये एक्टिविटी वो होती है जिसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, यानी वो बस हाउस तक ही सीमित, हाउस मतलब घर तक ही सीमित रहती है, उसमें हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, उसमें कोई इनकम नहीं होती है। कंज्यूप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओवन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब वो अपने घर तक ही सीमित रहती हैं, अपने घर के जो वर्क रहते हैं वहाँ तक ही वो सीमित रहती हैं। जैसे ड्यू टू हिस्टोरियल एंड कल्चर रीजन दे आर डिविजिबल लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। अपने जो हिस्टोरियल अपना जो कल्चर है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो लेडी होती है, जो औरत होती है, वो घर में ही काम करेगी और जो जेंट्स होते हैं वो बाहर जाके पैसा कमाकर लाते हैं। ये हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, मेन वर्क इन द फील्ड। ये वही बात आ गई कि जो आदमी है वो खेत में काम करेगा और जो औरत है वो घर में ही रहेगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था सकल मदर, यानी सकल की जो माँ थी शीला कुक फूड
क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन धोती है, वॉशेस क्लोथ कपड़े धोती है, क्लीन्स द हाउस घर को साफ करती है, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन और अपने बच्चों का ध्यान देती है। उसी तरह सकल फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, और उसके पापा जो होते हैं वो खेती करते हैं और अनाज बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर वो कुछ भी अनाज कमा रहे उससे पैसा आते हैं और उससे अपने घर का खर्च चलाते हैं। इसके अलावा शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस, शीला को अपनी जो काम करती थी वो घर में उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती थी, वो बस फैमिली का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली बूटा अर्न मनी, अपनी फैमिली के लिए बूटा जो शकल के पापा थे वही पैसे कमाते थे। विच स्पेंड रियरिंग हिज फैमिली, वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, वुमेन अपने घर के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करती है, बस इसके लिए उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। उसी तरह जो अगला अपना था विलास, विलास था, विलास की जो माँ थी गीता, गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, उसकी माँ बाहर जाती थी और मछलियों को बेचकर पैसे कमाती थी। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, तो उसको उस मछली बेचने के लिए उसको इनकम मिलती थी, यानी कुछ पैसे पेड किए जाते थे। व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट, क्योंकि वो मछली मार्केट में बेच के आती थी। देयर अर्निंग लाइक दैट देयर मेल कंट्रीब्यूट ऑफ डिटरमाइंड ऑन देयर बेसिक एजुकेशन एंड स्किल, मतलब अगर एजुकेशन स्किल नहीं है तो भी आप कुछ अदर वर्क करके पैसा कमा सकते हो। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मार्केट, एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल मेक बेटर एज द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम, यानी अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको जो आपको बचपन से ही आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी स्किल, मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो वर्क करना आपको मिलेगा, आप अच्छी चॉइस कर सकते हो। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमाइन ऑन द अर्निंग इन इंडिविजुअल इन द मार्केट, अगर एजुकेशन है तो आप मार्केट में अच्छी इनकम कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। अ मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन हैव मेजर अ एजुकेशन एंड लो स्किल, मतलब अगर एक वुमेन को भी एजुकेट किया जाता है, अगर उसको पढ़ाई करवाई जाती है तो वो बाहर जाके इनकम कमा सकती है, कुछ जॉब कर सकती है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, वुमेन को अक्सर एक मेन से कम पेड किया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, अक्सर वुमेन को सैलरी एक आदमी से कम दी जाती थी। मोस्ट वुमेन वर्क व्हेन जॉब सिक्योरिटी इन नॉट देयर, उसकी जॉब सिक्योर नहीं रहती है, मतलब उसको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता था। वेरियस एक्टिविटीज ईटिंग द लीगल प्रोटेक्शन, यानी जैसे अगर कोई वुमेन है, कोई लेडी है, अक्सर वो घर में दूसरों के घर जाती है, काम करने जाती है, बर्तन वगैरह साफ करने जाती है, अक्सर उनको वो जो घर जिसके घर में वो काम करने जाती है वो उनकी इच्छा से उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं रहती है, उनकी जॉब प्रोटेक्ट नहीं रहती है, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, उनकी जो जॉब होती है वो इरेगुलर होती है, उनकी इनकम भी वो बहुत ही कम होती हैं। उसके अलावा अपना आता है उनको फैसिलिटी भी कम दी जाती है, मेंस के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी कम, कंपैरिजन में उनको फैसिलिटी कम दी जाती है। चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सोसाइटी सिस्टम, हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मिंग आर पेड पर विद द मेन, इसलिए हमें चाहिए कि हम लेडीज़ को भी अच्छे से एजुकेशन दें ताकि वो एक जेंट्स के बराबर ही कमा सके। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग मेडिसिन एंड अट्रैक्ट द मोस्ट सम वुमेन हैव इंटर्ड, मतलब लेडीज़ को भी अच्छे से अच्छे से उनको इनकम कमाने के लिए उनको अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे हमारे जो नेशनल इनकम है वो बढ़ सके और उनका लेडीज़ का भी उसमें सपोर्ट रह सके। देखो जो अपना अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये वाला अपना टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।